बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रेहान खान 2 महीने के बाद हवेली वापस आया था। बाहर की जिंदगी की शोर से निकलकर जब हवेली के दरवाजे पर कदम रखा तो अंदर एक अजीब सा सुकूत था। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें कुछ छुपाए बैठी हूं। अभी मैं अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि अचानक एक चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया। चीख ऐसी थी जैसे किसी ने दिल से दर्द को खींचकर बाहर निकाला हो। मैं चौंक कर भागता हुआ किचन की तरफ गया। दरवाजा खुला तो सामने एक मंजर ने मुझे साकत कर दिया। चूल्हे के पास एक लड़की के हाथ जल रहे थे और माँ के बराबर खड़ी मासी गुस्से में बर्तन उछाल रही थी। मैंने फौरन आगे बढ़कर मासी के हाथ रोके और लड़की को पीछे खींचा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरी आवाज गैर मामूली तौर पर बुलंद हो गई थी। लड़की के चेहरे पर आंसुओं के साथ दर्द का साया था। उसके हाथों की जिल्द सुर्ख और छिल चुकी थी। मैंने उसे सहारा दिया तो वो जैसे लरस कर पीछे छुप गई। मैंने माँ को तेज लहजे में कहा, अम्मी ये सब क्या हो रहा है? माँ ने सर्द निगाह डालते हुए कहा, ये वही लड़की है जो वनी होकर आई थी। तुम्हें तो याद नहीं, तुम्हारे निकाह में आई थी। मैंने हैरानी से उस लड़की की तरफ देखा। ये मेरी, मगर लफ्ज़ अधूरा रह गया। नायला ने नजरें झुका ली। मैंने कुछ और कहने की कोशिश की मगर जबान साथ न दे सकी। उसके हाथों से जलने की बू आ रही थी और मेरी सांसों में एक अजीब सा बोझ उतरता जा रहा था। मैंने बगैर कुछ कहे उसके हाथ थामे और कहा, चलो अस्पताल चलते हैं। माँ ने पीछे से आवाज दी मगर मैंने सुनी अनसुनी कर दी। रास्ते में वो मुसलसल खामोश बैठी रही। गाड़ी की शीशे से बाहर देखती रही जैसे हर दरख्त, हर इमारत उसके दुख से वाकिफ हो। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम? वो धीरे से बोली, नायला। मैंने दोहरा कर कहा, नायला, तुम्हारा नाम खूबसूरत है। वो खामोश रही। उसकी पलकें लर्जी मगर होंठ बंद रहे। अस्पताल में जब नर्स उसके हाथ पर मरहम लगा रही थी तो वो अपने होठों को दांतों में दबाए बैठी थी। दर्द की शिद्दत से उसका जिस्म कांप रहा था। मैं दूर बेंच पर बैठा उसे देख रहा था। अजीब बात थी, मैंने बहुत दुख देखे थे मगर उसके चेहरे का सुकूत मेरे अंदर तक उतर रहा था। जब नर्स ने पट्टी बांधी उसके होठों से हल्का सा खून रिसा। मैंने आगे बढ़कर नर्स से दवा ली और कहा, मैं साथ ले जाऊंगा। जब हम बाहर निकले तो मैंने उसे कॉफी शॉप के सामने रोका। कुछ भी होगी? नायला ने नफी में सर हिलाया। नहीं, घर जाना है। अगर देर हुई तो महरा बीबी नाराज होंगी। मैंने तंजिया हंसी के साथ कहा, जिन्होंने तुम्हारे हाथ जलाए उनसे अब भी डरती हो? वो खामोश रही। मैंने कॉफी मंगवाई और कहा, तुम गाड़ी में बैठो, मैं आता हूं। वो सर झुकाकर गाड़ी में चली गई। जब मैं वापस आया तो वह अब भी चुप थी। मैंने कहा, पता है तुम अजीब लड़की हो। लोग तकलीफ से भागते हैं और तुम तकलीफ के पास लौट जाना चाहती हो। वो आहिस्ता से बोली, कुछ जख्मों का इलाज सिर्फ सब्र से होता है। मैं उसके चेहरे को देखता रह गया। घर पहुंचकर मैंने माँ से कहा, अम्मी ये सब मत करें, वो बच्ची है। माँ ने गुस्से से कहा, रेहान तुम्हें नहीं पता, वो हमारे खानदान की बेइज्जती का निशान है। वनी में आई है, इसी हैसियत से रहेगी। मैंने एहतजाज किया, अम्मी वो इंसान है। माँ ने रुख मोड़ लिया, तुम जज्बाती हो रहे हो। ऐसे मामलात में जज्बात नहीं चलते, इज्जत चलती है। मैं चुप हो गया मगर दिल में एक जंग छिड़ गई थी। रात देर तक नींद नहीं आई। मैं अपने कमरे में बैठा सोचता रहा कि क्यों हर मजलूम औरत को गुनाह की अलामत बना दिया जाता है, क्यों किसी की खामोशी को जुर्म समझा जाता है। खिड़की से बाहर अंधेरा फैला हुआ था और मैं नायला के आंसू याद कर रहा था। अचानक फोन बजा। माँ थी। रेहान तुम्हारे दिमाग पर जादू हो गया है, उस लड़की के मामले में ज्यादा ना पड़ना। मैंने तहम्मुल से कहा, अम्मी अगर आपके सामने कोई जलता इंसान होता तो आप भी चुप न रहती। फोन बंद हो गया। मैंने कुर्सी पर टेक लगा दी और लंबी सांस ली। मेरे जहन में वो लम्हा बार बार लौटता रहा जब नायला के हाथ चल रहे थे मगर उसके होंठों पर कोई चीख नहीं थी। मैंने फैसला किया कि कल मैं उससे दोबारा बात करूंगा। इस बार खामोश तमाशाई नहीं रहूंगा। सुबह फजर के वक्त मैंने वजू किया, नमाज पढ़ी और दिल में अजीब सुकून उतरा, जैसा मैं किसी जिम्मेदारी के करीब हूं। मैंने खुद से कहा, अगर इंसाफ जिंदा है तो मैं नायला का गवाह बनूंगा। दोपहर में जब वो सहन में कपड़े सुखाने खड़ी थी तो मैं उसके पास गया। वो चौंक कर बोली, आप यहाँ? मैंने नरमी से कहा, बात करनी थी। किस बारे में? तुम्हारे बारे में नायला, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे दुख और वो चीख जो अभी मेरे कानों में है। वो झिझकी, मैं कुछ नहीं कह सकती, माहिरा बीबी नाराज हो जाएंगी। मैंने नरमी से कहा, नाराज होने दे, सच तो फिर भी सच रहता है। नायला ने आंखों में नमी लिए कहा, मेरा कोई नहीं रेहान साहब, मैं यहाँ सिर्फ सजा काट रही हूँ। जुर्म वो है जो मेरे भाई ने किया, मैं सिर्फ उसका तावान दे रही हूँ। मैंने सवालिया नजरों से देखा मगर वो चुप हो गई। मैंने उसके हाथों पर नजर डाली। पट्टी के नीचे से खून की हल्की सुर्खी झलक रही थी। दवा लगाई? उसने मध्यम आवाज में कहा, कभी कभार लगाती हूँ, तकलीफ रहने दूं तो शायद दिल का दर्द हल्का लगता है। मैं खामोश हो गया।
शाम तक मैं उसकी बातों में उलझा रहा। जब माँ ने बुलाया तो मैंने पहली बार उनकी आंखों में सीधी नजर डालकर कहा, अम्मी, अगर वो मेरे निकाह में है तो मैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। माँ कुछ कहने वाली थी कि मैं वापस पलट गया। रात के आखिरी पहर मैंने नायला के कमरे के बाहर से गुजरते हुए सुना। वो आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ रही थी। आवाज में कपकपाहट थी, मगर हर लफ्ज ईमान की तरह मजबूत। मैं दरवाजे से लगा खड़ा रहा। दिल कह रहा था, ये लड़की सिर्फ मजलूम नहीं, मुकद्दर की मजलूम तहरीर बदलने की ताकत रखती है। मैंने खुद से कहा, रेहान, तुम्हारे लिए अब खामोश रहना गुनाह है, कल से सब बदलना है। इसी सोच के साथ मैंने खिड़की से आसमान देखा। रात के बादलों के बीच चांद साफ दिखाई दे रहा था। हवा हल्की चल रही थी। मैंने धीरे से कहा, अगर ये इम्तिहान है तो मैं तैयार हूं नायला। सुबह सूरज जरा ऊंचा हुआ तो मैंने हवेली के बड़े दरवाजे के करीब नायला को देखा। वो सहन में झाड़ू लगा रही थी। चेहरे पर नकाब नहीं था, मगर नजरें जमीन पर जमी हुई थी। मैं उसके करीब गया तो वो चौंक गई। डरने की जरूरत नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा। वो खामोश रही, सिर्फ हाथों की रफ्तार रुक गई। मैंने पूछा, तुम्हारे हाथ अब ठीक हैं? उसने निगाह नीचे रखकर जवाब दिया, ठीक है, बस निशान रह गए हैं। मैंने कहा, तुमने कल कहा था कि तुम यहां से निकलना चाहती हो, क्यों? क्या कोई खास वजह है? वो लम्हा भर खामोश रही, फिर बोली, यहां सब कुछ कैद है रेहान साहब। हर सांस इजाजत से जीती हूं। आपके सामने जो कुछ हुआ वो तो मामूली था। कभी कभी लगता है मैं इंसान नहीं, कर्ज हूं जिसे रोज चुकाना है। मैंने महसूस किया कि उसके लहजे में सच्चाई है, मगर मेरे पास सबूत नहीं थे। मैंने संजीदगी से कहा, तुम फिक्र मत करो, अगर तुम सच कह रही हो तो मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। वो तलखी से मुस्कुराई। आप मर्द लोग हमेशा यही कहते हैं, मगर कोई कुछ नहीं करता। मैंने उसके जवाब में कोई बहस न की, बस इतना कहा, मैं वादा नहीं करता, अमल दिखाऊंगा। दोपहर के वक्त जब मैं दफ्तर गया तो दिमाग मुसलसल नायला के बारे में सोचता रहा। मैंने अपने पुराने दोस्त आसिम को फोन किया, जो पुलिस में इंस्पेक्टर था। आसिम, एक बात पूछनी है, कल रात के शोर शराबे के बारे में रिपोर्ट बनी है? वो बोला, रेहान खान, तुम क्यों दिलचस्पी ले रहे हो? वो मामला तो तुम्हारे खानदान का है। एक लड़की ने किसी पर हमला किया, हमने इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मैंने फौरन कहा, वो लड़की मेरी जिम्मेदारी है, मैं चाहता हूं मामला शफाफ हो। आसिम ने गहरी सांस ली। अगर तुम वाकई चाहो तो मैं केस फाइल तुम्हें दिखा सकता हूं, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने हाँ में जवाब दिया। शाम तक मैं वापस हवेली आया। दरवाजे के अंदर हलचल थी, नौकर परेशान फिर रहे थे। किसी ने बताया, जाहिद साहब जख्मी हो गए हैं, उनके पेट में छुरी लगी है। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं अंदर गया तो माँ माहिरा परेशान खड़ी थी। उनकी नजरें तेज थीं। ये सब उस लड़की का किया धरा है, उन्होंने चीख कर कहा। किस लड़की का? मैंने जानते बूझते सवाल किया। नायला का, अम्मा ने जवाब दिया। जाहिद के कमरे से भागती देखी गई है। मैंने फौरन कमरा देखा, फर्श पर खून था, चाकू गिरा हुआ था और जाहिद नीम बेहोश हालत में पड़ा था। नायला कमरे के बाहर साकत खड़ी थी, चेहरा सफेद पड़ा हुआ। मैं उसके पास गया। ये क्या किया तुमने? वो रोते हुए बोली, मैंने नहीं किया, वो मेरे कमरे में आया था। क्या मतलब? मैं सोती थी, उसने मुझ पर हाथ डाला, मैंने बचाव में छुरी उठा ली। मैंने फौरन टोक दिया, झूठ, ये अपने जुर्म छुपा रही है। पुलिस आई, आसिम खुद था, उसने मुझे देखकर नजरें चुराई। हमें लड़की को हिरासत में लेना होगा। मैंने कहा, आसिम, कम से कम पहले तफ्तीश करो, ये मामला इतना सादा नहीं है। आसिम ने अफसोस से कहा, मैं हुक्म पर अमल कर रहा हूं। मैंने नायला की तरफ देखा, वो थकी हुई, खौफजदा मगर खामोश थी। मैंने नरमी से कहा, मैं वादा करता हूं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा। वो धीरे से बोली, मेरा यकीन टूट चुका है रेहान साहब, मगर शायद आप सच में मुख्तलिफ हैं। रात गए तक मैंने आसिम से केस की कॉपी ली। रिपोर्ट में लिखा था, मुल्जिमा नायला ने जाहिद खान पर हमला किया। मकसद नामालूम, मगर शवाहिद वाज़े हैं। मैंने तफसील पढ़ी तो खामियां नजर आई। मिसाल के तौर पर चाकू पर सिर्फ नायला के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, बल्कि जाहिद के भी थे। दरवाजा अंदर से बंद था, फिर वो कमरे में कैसे दाखिल हुआ? मैंने नोटबुक निकाली और तमाम नुकात दर्ज कर लिए। अगली सुबह मैं थाने पहुंचा। नायला एक छोटे से कमरे में बैठी थी, आंखों के नीचे स्याह दायरे, हाथों में हथकड़ी। मैं अंदर गया तो वो चौंकी। तुम आ गए? हाँ, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी माँ तुमसे नफरत करने लगेगी। मैंने संजीदगी से कहा, मैं अपनी माँ से नहीं, अपने ज़मीर से डरता हूं। नायला ने खामोशी से सर झुका दिया। मुझे इससे 2 मिनट अकेले में बात करनी है। आसिम ने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने नायला के करीब जाकर कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो जाहिद तुम्हारे कमरे में जबरदस्ती आया था? वो तेजी से बोली, हाँ, उसने कहा कि तुम अकेली हो, कोई तुम्हारा नहीं। मैं चीखी तो उसने मुंह दबा दिया। मैंने कहा, फिर तुम्हें डरना नहीं चाहिए, डर तो अब खत्म हो गया है, बस थक गई हूं।
मैंने उसके आंसुओं को देखा, मगर वो अब रोना नहीं चाहती थी। शाम को मैं वापस आया तो माँ ने दरवाजे पर कहा, रेहान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उस लड़की ने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया और तुम उसके पीछे खड़े हो। मैंने कहा, अम्मी, अगर वो मुजरिम निकली तो सबसे पहले मैं सजा दूंगा, लेकिन अगर बेकसूर निकली तो मैं चाहूंगा कि आप उसके कदमों में माफी मांगे। माँ का चेहरा सख्त पड़ गया। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी, मैंने जवाब दिया। हक की बात करने वाली की जबान हमेशा चलती है अम्मी। अगले दिन मैंने हवेली के मुलाजिमीन को अलग अलग बुलाकर पूछगछ शुरू की। एक बूढ़े माली ने बताया कि साहब, मैंने जाहिद साहब को रात गए उधर जाते देखा था, किस सिमत, नायला बीबी के कमरे की तरफ, मगर फिर अचानक रोशनी बंद हो गई। ये सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने आसिम को फोन करके कहा, मैं कुछ नए शवाहिद लाया हूं, अगर तुम मेरी बात पर यकीन करो तो केस पलट सकता है। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, मगर कानून शवाहिद मांगता है। मैंने कहा, शवाहिद कल तुम्हारी मेज पर होंगे। रात को मैं अपने कमरे में बेचैन चक्कर काटता रहा। हवेली के दरवाजों पर हवा चल रही थी, जैसे दीवारें भी राज बताना चाहती हूं। मेरी नजर उस खिड़की पर पड़ी जहां से पहली बार मैंने नायला को देखा था। वहीं उसकी चीख अब भी गूंजती महसूस हुई। मैंने खुद से कहा, कल के बाद कुछ न कुछ जरूर बदलेगा, या इंसाफ मिलेगा या मेरा ईमान टूट जाएगा। अगली सुबह मैंने जाहिद के कमरे की तफसीली तस्वीरें ली। फर्श के करीब खून के छींटे किसी और जाविये से थे। ऐसा लगता था किसी ने खुद को जख्मी दिखाने की कोशिश की हो। मैंने दीवार के पीछे से एक सियाह कपड़े का टुकड़ा उठाया। वो नायला का नहीं हो सकता था। वो कपड़ा किसी मर्द के लिबास से फटा हुआ था। मैंने एहतियात से लपेटा, लिफाफे में रखा और कहा, यही सबूत साबित करेगा कि नायला मुजरिम नहीं। उसी शाम में दोबारा थाने गया। नायला ने मुझे देखकर हैरत से पूछा, क्या मिला कुछ? मैंने कहा, अभी नहीं, मगर यकीन रखो तो मैं यहां से निकाल कर रहूंगा। वह हल्की सी मुस्कुराई। आपको शायद अभी तक यकीन नहीं कि मैं इतनी किस्मत वाली हूं कि कोई मेरे लिए खड़ा हो। मैंने जवाब दिया, किस्मत नहीं, ईमान काम करेगा। रात के वक्त जब हवेली के सब दरवाजे बंद थे, मैं बाहर खड़ा आसमान देख रहा था। बादलों में चांद छुपता निकलता था। मैंने दिल ही दिल में कहा, नायला, अगर तुम बेकसूर हो तो खुदा मुझे सच तक पहुंचने का हौसला दे। हवा में एक नरम सी खनकी थी, मगर मेरा इरादा अब आग की तरह रोशन था। ये मुकदमा अब सिर्फ नायला का नहीं था, ये मेरा इम्तिहान बन चुका था। अगली सुबह मैंने हवेली के तमाम मुलाजिमीन को बुलाया। सबकी आंखों में खौफ था, जैसे सच बोलना उनके लिए मौत लिखा हो। मैंने एक एक से अलग अलग बात की। सबने वही कहा, हमने कुछ नहीं देखा। शोर जरूर हुआ था, मगर किसने क्या किया इल्म नहीं। मैंने चुपचाप उनके लहजे, उनके लफ्जों की लड़खड़ाहट देखी। मैं जानता था झूठ हमेशा कहीं न कहीं से फिसल जाता है। जब मैंने हवेली के माली नजीर से बात की तो उसकी आवाज कांपने लगी। साहब, मैं तो बस बाग में पानी दे रहा था, शोर सुना तो दौड़ आया। मैंने पूछा, कब? शायद रात के 12:30 बजे, लेकिन दूसरे मुलाजिम कह रहे हैं कि 12 बजे ही सब लोग जाग गए थे। तुम 12:30 बजे क्यों आए? नजीर ने नजर चुराई। मैं शायद वक्त भूल गया था। मैंने नोटबुक में लिखा, नजीर के बयान में तजाद। मैंने चौकीदार जफर से पूछा, रात गेट पर थे तुम? जी साहब, मगर रोशनी गई हुई थी। कुछ साया सा देखा, मगर पहचान न सका। कहाँ गया वो साया? जफर ने हिचकिचाते हुए कहा, पिछले दरवाजे की सिमत, जहां कैमरा लगा है। यही वो लम्हा था जब मैंने कैमरों का रिकॉर्ड देखने का फैसला किया। मैं शहर गया, कंपनी से वो फुटेज मंगवाई और रात गए अपने लैपटॉप पर उसे फ्रेम बाय फ्रेम देखना शुरू किया। पहले फ्रेम में अंधेरा था, दूसरे में हल्की सी हरकत और तीसरे में एक धुंधला सा साया। ऊंचा, मजबूत जिस्म वाला आदमी। चेहरा साफ न था, मगर अंदाज मानूस लग रहा था। मैंने वीडियो को बार बार रोक कर देखा। उसके हाथ में कुछ था, जैसे चाबियों का गुच्छा या शायद चाकू का गिलाफ। वो कमरे के दरवाजे के पास रुका, फिर चंद लम्हों के बाद गायब हो गया। मेरे दिल में एक नया वसवसा जागा, क्या ये जाहिद था या कोई और? अगले दिन मैंने आसिम को बुलाया। ये फुटेज देखो। मैंने लैपटॉप उसके सामने रखा। आसिम ने गौर से देखा, फिर बोला, ये तो तुम्हारी हवेली के स्टाफ में से कोई लगता है। जिस्मानी साख्त नजीर से मिलती है। मैंने कहा, नजीर 12 बजे तक बाग में था, उसके बाद अचानक गायब। ये वक्त 12:30 बजे का है। आसिम ने हल्की सी सीटी बजाई। फिर तो मामला संगीन है। अगर यह साबित हो गया कि नजीर वहां था तो केस पलट जाएगा। मैंने कहा, हमें फौरन उसे तलाश करना होगा। मगर नजीर अगली ही सुबह हवेली से गायब था। किसी को इल्म नहीं कि वो कब निकला। ना उसके कमरे में कपड़े थे, ना मोबाइल। बस एक पुरानी तस्वीर मेज पर रखी थी, जिसमें वो जाहिद के साथ मुस्कुरा रहा था। मैंने उस तस्वीर को हाथ में लिया और सोचा, ये दोनों कब से इतने करीबी थे। मैं शहर के मुख्तलिफ थानों में गया, नजीर के मुमकिन रिश्तेदारों का सुराग लगा लिया,
पता चला कि नजीर का भाई चंद साल पहले जाहिद के साथ किसी कारोबार में शरीक रहा था और दोनों के दरमियान पैसे का तनाजा हुआ था। नजीर को इस वाकये के बाद हवेली में काम दिलाया गया था। मैंने फाइल बंद करते हुए कहा, तो ये झगड़ा भी खत्म नहीं हुआ था। शाम को आसिम ने फोन किया, रेहान, जाहिद होश में आ गया है, तुम आओ, बयान लेना है। मैं फौरन अस्पताल पहुंचा। जाहिद बेड पर नीम दराज था, चेहरा जर्द मगर आंखों में चालाकी। मैंने पूछा, तुम्हें याद है उस रात क्या हुआ? वो बोला, हाँ, वो लड़की नायला पागल हो गई थी। उसने कहा मुझे यहां से निकालो, बदले में जो चाहे ले लो। मैंने कहा, और तुमने क्या किया? मैंने इनकार किया तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने संजीदगी से पूछा, क्या कोई और वहां था? जाहिद ने आंखें सुकेड़ी। नहीं, हम दोनों थे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो ये कैसे मुमकिन है कि दरवाजे के बाहर किसी का साया फुटेज में मौजूद हो? जाहिद चौंका, कौन सा साया? वही जो तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर 12:30 बजे रुका हुआ था। वो चलने में चुप रहा, फिर बोला, शायद कोई मुलाजिम होगा। मैंने जवाब दिया, यह शायद वो शख्स जो सारा मंसूबा तैयार कर रहा था। जाहिद के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने फाइल बंद की और बाहर आ गया। हासिम ने पूछा, कुछ निकला? मैंने कहा, हाँ, वो झूठ बोल रहा है। फिर नजीर कहाँ गया? यही तो ढूंढना है। अगले 2 दिन मैंने नजीर के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाई। आखिरी सिग्नल शहर के मजाफात में एक पुराने गोदाम से मिला। मैं और आसिम रात गए वहां पहुंचे। दरवाजा आधा खोला था, अंदर धूल जमी थी। एक टूटी हुई कुर्सी पर खून के धब्बे थे, दीवार पर कचरा और कोने में एक जला हुआ मोबाइल। आसिम ने कहा, लगता है कोई उसे चुप करवा गया है। मैंने झुककर मोबाइल उठाया। अगर खुशनसीबी हुई तो मेमोरी कार्ड सलामत होगा। अगले दिन मैंने वो डाटा रिकवर करवाया। उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। नजीर की आवाज थी, जाहिद साहब, मैं सब जानता हूं, उस लड़की का कोई कसूर नहीं, मगर मैं बोलूंगा नहीं। जो रकम आपने वादा की है वो दे दीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। उसके बाद एक झटका सा आवाज आई, जैसे कोई धक्का मारा गया हो। रिकॉर्डिंग वहीं खत्म। मैंने सर उठाकर आसिम को देखा। अब तुम समझ गए, ये सब एक साजिश थी। हमने वो रिकॉर्डिंग अदालत में जमा करवाई। वकील ने तफसील से दलाइल तैयार किए। अदालत में जब नायला को पेश किया गया तो वो कमजोर मगर पुरअज़म थी। मैंने उसे देखा और आहिस्ता से कहा, अब डरने की जरूरत नहीं। वो धीरे से बोली, क्या वाकई सच जीत सकता है रेहान? मैंने कहा, इस बार सच के पास सबूत है। अदालत की कार्रवाई के दौरान वकील ने रिकॉर्डिंग चलाई। हॉल में खामोशी छा गई। जज ने सख्त लहजे में कहा, जाहिद खान, क्या आप वजाहत देना चाहेंगे? जाहिद के लबकब को पाने लगे। ये झूठ है, मैंने नहीं कहा। जज ने कहा, आवाज की तस्दीक के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट मौजूद है। जाहिद खामोश हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। नायला के आंसू बह रहे थे, मगर इस बार वो कमजोरी के नहीं, सुकून के थे। कार्रवाई के बाद जज ने समाअत मुलतवी कर दी, मगर इशारा वाज़ेह था, अब फैसला करीब था। मैंने हवेली वापस जाकर माँ से कहा, अम्मी, वो लड़की बेकसूर है। माहिरा ने सख्त लहजे में कहा, यह सब ड्रामा है। मैंने रिकॉर्डिंग उनके सामने चलाई। उनका चेहरा सुन पड़ गया। ये क्या है? सच अम्मी, वही सच जिसे आपने हमेशा छुपाया। माँ ने नजरें झुका ली। मैंने तो सिर्फ खानदान की इज्जत चाहिए थी। मैंने कहा, इज्जत इंसानियत से अलग नहीं होती। रात को जब मैं नायला से मिला तो उसने आहिस्ता से कहा, मुझे आज लगा जैसे कोई मेरा मुहाफिज है। मैंने जवाब दिया, मुहाफिज नहीं, दोस्त, क्योंकि तुम्हारे लिए इंसाफ मेरा फर्ज है। अब मेरे दिल में सिर्फ एक अज़म बाकी था, अगली पेशी में सच मुकम्मल तौर पर सामने आ जाए ताकि नायला हमेशा के लिए आज़ाद हो। मैंने अदालत की फाइल बंद की और दिल में महसूस किया कि यह सफ़र सिर्फ एक केस नहीं रहा बल्कि ज़मीर की गवाही बन चुका है। पुलिस ने नज़ीर के ठिकानों की तलाश तेज कर दी थी। शहर के कई इलाकों में छापे मारे गए, लेकिन वो हाथ ना आया। इसी दौरान एक इत्तला मिली कि एक रेस्टोरेंट के मालिक ने उस रात किसी मशकूक आदमी को भागते देखा था। मैं फौरन आसिम के साथ वहां पहुंचा। रेस्टोरेंट शहर के मजाफात में था, एक पुरानी सड़क पर जहां ज्यादा रश नहीं होता। मालिक ने हमें देखकर पहचान लिया। हाँ साहब, याद है। वो आदमी कांप रहा था, हाथों पर खून के निशान थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगा कि बकरी ज़िबा की है, मगर वो आदमी घबराहट में पैसे देना भूल गया था। मैंने तस्वीर दिखाई, ये वही है। वो कुछ लम्हे गौर से देखता रहा, फिर बोला, जी यही चेहरा था, मगर उसके चेहरे पर एक खराश भी थी, दाएं गाल पर। हासिम ने नोटबुक निकाली। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल साहब, वो आधी रात का वक्त था, मैं दुकान बंद करने वाला था। वो सांस फूले भागता आया, पानी मांगा और चला गया। ये बयान सुनकर मैंने आसिम की तरफ देखा। हमने रेस्टोरेंट के करीब नस्ब सीसीटीवी की फुटेज मांगी। मालिक ने पुरानी हार्ड ड्राइव निकाली। मैंने घर आकर फुटेज देखी। एक बार फिर वही साया, मगर इस बार चेहरा वाज़ेह था। नजीर नहीं,
बल्कि एक और शख्स, साजिद, जो पहले जाहिद के साथ जाती मुलाजिम के तौर पर रह चुका था और 2 साल पहले अचानक गायब हो गया था। मैंने हैरत से कहा, तो ये खेल साजिद ने खेला था? हासिम ने सर हिलाया। पुराना झगड़ा, बदले की आग और मौका, सब मिल गए उसे। मैंने वीडियो रोकी। साजिद के हाथ में दस्ताने थे और उसकी जेब से टिकट का कोना झांक रहा था। मैंने वही फुटेज अदालत के लिए संभाल ली। अगली सुबह अदालत में पेशी थी। वकील ने मुझसे पूछा, रेहान साहब, आप खुद गवाही देने के लिए तैयार हैं? मैंने पूरा एतमाद लहजे में कहा, जी। ये सिर्फ नायला का केस नहीं, मेरा भी है। अदालत में लोगों का हुजूम था। नायला पहली सफ में बैठी थी, चेहरा थका हुआ, मगर अब खौफ नहीं था। मैंने गवाह के कटहरे में जाकर बयान शुरू किया। जनाबे वाला, मैंने नजीर के लापता होने के बाद अपनी तहकीकात की। नजीर और जाहिद के दरमियान माली इख्तलाफात थे, मगर असल किरदार साजिद था, जो दोनों को इस्तेमाल कर रहा था। मैंने उसकी फुटेज देखी है और शवाहिद पुलिस को दे दिए हैं। जज ने फाइल मंगवाई, वकील ने फुटेज चला दी। वीडियो में साजिद का चेहरा वाजे नजर आया। अदालत में सरगोशियां होने लगी। वकील ने पूछा, क्या आप तस्दीक करते हैं कि ये वही शख्स है जिसे जाहिद खान के कमरे के करीब देखा गया था? मैंने कहा, जी बिल्कुल। वकील ने कहा, फिर ये सवाल बाकी नहीं रहता कि हमला किसने किया? नायला का इस वाकई से कोई ताल्लुक नहीं। जाहिद के चेहरे पर खौफ फैल गया। वो कुर्सी पर बेचैन हुआ। जज ने उससे पूछा, क्या आप इस शख्स को जानते हैं? जाहिद हकलाया, जी। साजिद मेरा पुराना मुलाजिम था, मगर मैंने इसे सालों पहले निकाल दिया था। वकील ने तेजी से कहा, और क्या आपने इसे बाद में दोबारा मुलाजमत पर नहीं रखा? जाहिद ने नजरें चुराई। शायद कभी कभार काम के लिए बुलाता था। जज ने नोट किया, तो आपने झूठ बोला जब कहा कि वाकई के वक्त घर में कोई बाहर का शख्स मौजूद नहीं था। मैंने जज से इजाजत ली और मजीद शवाहिद पेश किए। मैंने साजिद की रिहाइश से बरामद शुदा दस्ताने और एक जला हुआ टिकट पेश किया। टिकट पर लिखा था जद्दा, लाहौर की फ्लाइट की तारीख, जो वाकई के अगले दिन की थी। वकील ने कहा, जनाब, ये शख्स वाकई के फौरन बाद मुल्क छोड़ने वाला था, मगर नजीर की लाश मिलने से पहले ही गायब हो गया। अदालत के अंदर हवा बदल गई। अब सबको अंदाजा हो रहा था कि कहानी किसी और रुख पर जा रही है। मैंने नायला की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार इत्मीनान था। उसने आहिस्ता से लब हिलाए। शुक्रिया। मैंने सर हिला दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि पुलिस साजिद की गिरफ्तारी के लिए रेड अलर्ट जारी करे। हासिम फौरन हरकत में आया। उसने कहा, रेहान, हमें हवाई अड्डे पर जाना होगा। वो आज रात की फ्लाइट से भागने वाला है। मैंने गाड़ी निकाली और हम तेज रफ्तारी से एयरपोर्ट पहुंचे। साजिद चेक इन काउंटर पर खड़ा था। मैंने आसिम को इशारा दिया। पुलिस ने आगे बढ़कर उसे घेर लिया। वो भागने की कोशिश करने लगा, मगर 2 एहलकारों ने उसके बाजू पकड़ लिए। मैं आगे बढ़ा। क्यों किया तुमने ये सब? एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाकर खुद को बचाने का क्या फायदा? साजिद नफरत से हंसा। यह हवेली तुम्हारे बाप की नहीं थी रेहान खान। मैंने अपनी जिंदगी इस खानदान के लिए बर्बाद की, अब उन्हें कीमत चुकानी थी। हासिम ने सख्त लहजे में कहा, यह बातें अदालत में करना। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मैंने देखा कि उसके हाथ में एक चमड़े की जैकेट थी। जेब के अंदर से खून लगा रुमाल निकला। यही वो आखिरी सबूत था। 2 दिन के बाद अदालत में साजिद का बयान रिकॉर्ड हुआ। उसने एतराफ किया कि जाहिद के कहने पर नजीर को मारा और नायला को फंसाने के लिए सारा मंसूबा बनाया। अदालत में मुकम्मल खामोशी छा गई। जज ने फैसला महफूज किया। जब हम बाहर निकले तो नायला आहिस्ता से मेरे करीब आई। क्या अब सब खत्म हो गया? मैंने कहा, अब इंसाफ बाकी है, मगर तुम्हारा खौफ खत्म हो गया। वो बोली, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरे लिए इतना करेगा। मैंने कहा, तुम सच की तरफ थी नायला। सच को सिर्फ आवाज चाहिए होती है। शाम को मैं हवेली में लौटा तो माँ ने दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर खामोश नदामत थी। तुम सही थे रेहान, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने एक मजलूम पर शक किया। मैंने कहा, अम्मी, नायला का कसूर सिर्फ यह था कि वो कमजोर थी, मगर कमजोर होना जुर्म नहीं। माँ ने आहिस्ता से कहा, उसे वापस ले आओ अगर वो चाहे। अगली सुबह मैं नायला से मिला। उसने कहा, अब मैं आजाद हूं, मगर मेरा दिल अभी कैद है। मैंने जवाब दिया, दिल को आजाद होने दो नायला। ये सफर तुम्हारी बेगुनाही से ज्यादा तुम्हारे वजूद की जीत का था। इस दौरान अदालत से फैसला आया, साजिद और जाहिद दोनों कसूरवार ठहरे। नायला बेकसूर साबित हुई। जब जज ने फैसला सुनाया तो मैंने आसमान की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे महीनों का बोझ हल्का हो गया हो। नायला ने बाहर आकर धीरे से कहा, क्या वाकई ये सब खत्म हो गया? मैंने मुस्कुरा कर कहा, अब शुरुआत है नायला, अब जिंदगी तुम्हारी है। हम हवेली की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सूरज डूब रहा था, मगर उफक पर
रोशनी फैल रही थी। मैंने सोचा, इंसाफ हमेशा आहिस्ता आता है मगर आता जरूर है। और मैंने दिल में महसूस किया, नायला की बेगुनाही ने न सिर्फ उसका मुकद्दर बदला बल्कि मेरा ईमान भी। अदालत की वो सुबह मेरे लिए फैसला कुन थी। हवेली के दरवाजे के सामने दर्जनों लोग जमा थे। सबके चेहरों पर तजस्सुस और चुप लगी हुई थी। मैंने गाड़ी रोकी तो नायला पुलिस की वैन से उतारी जा रही थी। उसके हाथों में अब हथकड़ियां नहीं थी मगर उसके चेहरे पर थकन की लकीर वाज़ेह थी। मैंने कदम बढ़ाकर कहा, हाथ सब खत्म हो जाएगा नायला। वो धीरे से बोली, अगर सब खत्म हो भी गया तो मैं कहां से शुरू करूंगी रेहान साहब। मैंने जवाब दिया, जहां सच खत्म होता है वहां जिंदगी दोबारा शुरू होती है। अदालत में दाखिल होने से पहले वकील ने तमाम दस्तावेजात, डिजिटल सबूत और एतराफी बयान को तरतीब दिया। आसिम ने साजिद के दस्तखतशुदा बयान की तस्दीक अदालत से करवाई, जिसमें उसने साफ लफ्जों में लिखा था कि उसने जाहिद के कहने पर नजीर को मारा और इल्जाम नायला पर धर दिया ताकि जाहिद का नाम बच जाए। मैंने वो कागज जज के सामने रखा। जनाब वाला, ये वो अल्फाज हैं जिन्होंने एक बेगुनाह की जिंदगी तबाह की। जज ने फाइल खोली, एक एक सफ़ा देखा। ये बयान दस्तखतशुदा है, तस्दीक शुदा है और इसके साथ फॉरेंसिक रिपोर्ट भी मौजूद है। वकील ने कहा, जी जनाब, रिपोर्ट के मुताबिक साजिद के फिंगरप्रिंट्स खून आलूद चाकू पर पाए गए हैं। जाहिद की नजरें झुक गई। मैंने उसके चेहरे की सफेदी देखी। अदालत में खामोशी फैल गई। जज ने कहा, मुल्जिम साजिद और उसके मुआविन जाहिद खान पर ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक संगीन दफात आयद की जाती हैं। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली। नायला मेरी तरफ देख रही थी। 6 बरसों की कैद के बाद पहली बार रोशनी देखी हो। अदालत के अमले ने जब जाहिद को हिरासत में लिया तो वो चीखने लगा, मैंने ये सब अपने खानदान के लिए किया था। मैंने तलखी से कहा, खानदान इज्जत से बनते हैं, खून से नहीं। नायला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वो खामोश थी मगर उसके आंसू खुद बोल रहे थे। अदालत ने फैसला सुनाया, नायला बिन्ते इकबाल, आप भी कसूर हैं। आपको इस अदालत से बाइज्जत बरी किया जाता है। ये अल्फाज जैसे किसी ने मेरे दिल पर रोशनी फेंक दी हो। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और आंखें बंद की। मेरी रूह के अंदर सुकून उतर गया। नायला ने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। रेहान साहब, मैं आज़ाद हूँ। मैंने कहा, हाँ, अब तुम सिर्फ आज़ाद नहीं, बाइज्जत भी हो। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? मैंने नरमी से कहा, अब तुम्हारा घर वो नहीं जहाँ जख्म मिले, तुम्हारा घर वो होगा जहाँ सुकून हो। अदालत से बाहर निकलते वक्त दर्जनों आंखें हम पर थीं। मीडिया के लोग सवाल पूछ रहे थे मगर मैंने सबको नजरअंदाज किया। बाहर आसमान साफ था, हवा में नमी थी मगर दिल हल्का। माहिरा दरवाजे पर खड़ी थी, उनकी आंखों में नदामत थी। रेहान, मैंने गलती की। मैंने कहा, हम भी गलती सबसे होती है मगर आज माफ़ी भी मिल गई। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मैं उस लड़की से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। नायला ने चुपचाप उनके सामने सर झुका दिया। माहिरा ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें गलत समझती रही। तुम हमारे घर का वो चिराग हो जिसे हमने खुद बुझाने की कोशिश की। नायला के आंसू खामोशी से बह निकले। मैं किसी से नफरत नहीं करती। अदालत के बाद हम हवेली लौटे। दरवाजे पर लोग जमा थे। वही लोग जो कल तक उसे कातिला कहकर पुकारते थे, आज रास्ता देते हुए नजरें झुका रहे थे। एक बूढ़ी मासी ने आहिस्ता से कहा, बीबी, अल्लाह ने आपका मान रख लिया। नायला ने उसके हाथ थाम लिए। अल्लाह सबका मान रखे। शाम को जब सूरज डूब रहा था तो मैंने सहन में नायला को देखा। वो बैठकर चाय बना रही थी, जैसे बरसों से एक घर उसी का हो। मैंने करीब जाकर कहा, कैसी हो? वो बोली, आज अजीब सा सुकून है, जैसे मैं फिर से सांस लेना सीख रही हूँ। मैंने कहा, सांस लेना नहीं, जीना सीख रही हो। वो मुस्कुराई। रात को मैं छत पर गया तो आसमान साफ था। चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। मैंने खुद से कहा, यह लड़ाई खत्म नहीं हुई मगर एक नया बाब शुरू हो रहा है। मुझे महसूस हो रहा था कि नायला की कहानी अब मेरे हिस्से का सुकून बन चुकी है। अगले दिन मैंने फैसला किया कि नायला की रिहाइश का बंदोबस्त अलहदा जगह पर किया जाए। मैं नहीं चाहता था कि वो फिर किसी तलखियात के दरमियान रहे। जब मैंने ये बात उससे कही तो वो खामोश हो गई। तुम नाराज हो? वो बोली, नहीं, मैं सिर्फ हैरान हूँ कि कोई इतनी मेहनत किसी गैर के लिए कैसे कर सकता है। मैंने जवाब दिया, गैर वो होता है जिसे हम पहचानने से इनकार करें। तुम मेरे लिए अब गैर नहीं हो। वो नजरें झुकाकर चली गई मगर उसकी मुस्कुराहट में शुक्रगुजारी थी। चंद दिन के बाद पुलिस ने रिपोर्ट मुकम्मल करके केस बंद कर दिया। मैंने नायला की तरफ देखा। अब तुम वाकई आज़ाद हो, कोई इल्ज़ाम, कोई साया बाकी नहीं। वो बोली, फिर भी एक चीज़ रह गई है रेहान साहब। क्या? खुद को मनवाना। ये माशरा भूलने नहीं देता, बस इल्ज़ाम का चेहरा बदल देता है। मैंने कहा, फिर हम मिलकर उस चेहरे को बदलेंगे।
रात के वक्त हवेली के दरवाजे पर हवा चल रही थी। नायला खिड़की के पास खड़ी थी। मैंने देखा उसकी नजरें अब खौफ से खाली थी। मैंने दिल दिल में कहा, अब ये कहानी खत्म नहीं होगी, ये नया आगाज है। मैंने माहिरा से कहा, अम्मी, मैं नायला के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, उसे आम जिंदगी की तरफ लौटने में वक्त लगेगा। उन्होंने सर हिलाकर कहा, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटी। मैंने दिल में सोचा, जिम्मेदारी नहीं, शायद मुकद्दर है। नायला की रिहाई के बाद सब कुछ बदल गया। मगर दुनिया इतनी मेहरबान नहीं थी। गांव के लोग अब भी सरगोशियां करते थे, बाजार वाले सवालिया नजरों से देखते। मैंने फैसला किया कि उसे कुछ अरसे के लिए शहर ले जाऊं। मैंने अपार्टमेंट में उसके लिए एक अलग कमरा बनाया। यहाँ तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, बस आराम करो, मैंने कहा। वो आहिस्ता से बोली, मैं अब आराम नहीं करना चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। शुरू के दिन अजीब थे। वो खामोश रहती, कम बोलती, किताबें पढ़ती। मैं जानबूझकर हल्के मौजूआत छेड़ता ताकि माहौल नरम रहे। एक दिन मैं कॉफी बना रहा था तो उसने कहा, आपको पता है मैंने कभी अपनी मर्जी से चाय नहीं पी थी। मैंने हैरत से पूछा, कभी भी नहीं? वो हंसी। माहिरा बीबी के घर चाय पीना जुर्म था, बस हुक्म सुनना फर्ज। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अब ये जुर्म नहीं, आदत बनेगा। 3 हफ्तों के बाद नायला बदलने लगी। उसके चेहरे की थकन कम होने लगी। उसने कहा, मुझे काम करना है। मैंने पूछा, कैसा काम? कोई भी, बस अपनी मेहनत से जीना चाहती हूँ, मैंने कहा। फिर कुछ साथ शुरू करते हैं। हमने छोटा सा दस्तकारी का कारोबार शुरू किया। नायला कढ़ाई और कपड़ों पर डिजाइन बनाती, मैं ऑनलाइन ऑर्डर देखता। पहली कमाई मिली तो वो मुस्कुरा कर बोली, ये मेरी पहली अपनी कमाई है रेहान साहब। मैंने जवाब दिया, ये आज़ादी की कमाई है नायला। निदा कभी कभार हमारे पास आती। वो अब बोलने लगी थी, हंसती थी। उसने एक दिन कहा, भाई रेहान, आपने मेरी बहन को वापस हंसना सिखाया। नायला ने पीछे से कहा, नहीं निदा, मैंने खुद को संभालना सीखा है। माहिरा कभी कभार फोन करती। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा नायला से कहना मैं उसे हवेली में वापस देखना चाहती हूँ, बतौर बहू, बतौर घर की इज्जत। मैं खामोश रहा। जब नायला के सामने जिक्र किया तो वो बोली, वहां तब जाऊंगी जब बतौर इंसान बुलाया जाए, ना कि रहम खाकर। मैंने कहा, यह दिन भी आएगा। एक शाम मैंने नायला से कहा, हमें अपना रिश्ता छुपाने की जरूरत नहीं, अब वक्त आ गया है। वो चौंकी। रिश्ता? मैंने संजीदगी से कहा, हाँ, शादी। वो खामोश हो गई, लंबी सांस ली। आप जानते हैं ना, लोग कहेंगे मैं वनी थी, मुजरिम थी। मैंने कहा, लोग तो हमेशा कुछ कहेंगे, अगर हमें जीना है। वो हंस दी। तो फिर ठीक है, जैसा आप चाहें। हमने निकाह सादगी से किया। गवाह सिर्फ आसिम और निदा थे। कोई धूम नहीं, कोई शोर नहीं, बस 2 दस्तखत और एक दुआ। निकाह के बाद नायला ने आहिस्ता से कहा, अब मुझे डर नहीं लगता। मैंने जवाब दिया, अब तुम अकेली नहीं हो। हमने कारोबार बढ़ाया। नायला ने खवातीन को रोजगार दिया, सिलाई की क्लासेस शुरू की। उसके नाम से रोशनी सेंटर बना। एक दिन मैंने उसे देखा, औरतों के दरमियान बैठकर समझा रही थी, सच बोलने से कभी मत डरना, चाहे दुनिया खिलाफ हो। मैंने दिल ही दिल में कहा, ये वो नायला है जिसे मैंने पहली बार किचन की धुएं भरी रात में देखा था, मगर अब वो अपना आसमान खुद बना रही है। वक्त गुजरता गया। नायला अब खुद मुख्तार थी। हर सुबह वो चाय बनाकर कहती, ये खुशबू मेरी आज़ादी की निशानी है। मैं मुस्कुराकर जवाब देता, और ये मुस्कुराहट मेरी जिंदगी की। दुनिया के लिए ये कहानी थी जो खत्म हो चुकी थी, मगर मेरे लिए यह आगाज था, एक औरत के दोबारा जन्म की, एक मर्द के बदल जाने की, और एक सच के जीतने की। जिंदगी जैसे मामूल पर वापस आने लगी थी। कारोबार मुस्तहकम हो रहा था, नायला का एतमाद बढ़ रहा था, और मैं रोज उसकी मौजूदगी में एक नया इत्मीनान महसूस करता था। एक शाम जब वो दफ्तर के गोशे में बैठकर रसीदों को तरतीब दे रही थी, मैंने हल्के लहजे में कहा, नायला, तुम्हें कभी लगता है कि ये सब कुछ किसी ख्वाब की तरह है? वो मुस्कुराई। ख्वाब तब लगता अगर सब कुछ आसानी से मिलता रेहान साहब, ये हकीकत है जो खूने दिल से लिखी गई है। मैंने चलना में उसे देखा, फिर दिल के बोझ को हल्का करते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, मगर डरता हूँ कि शायद तुम अभी तैयार नहीं। नायला ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्या बात है? मैंने संजीदगी से कहा, मैं चाहता हूं तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ, बाकायदा तौर पर। वो खामोश रही, फिर हल्की आवाज में बोली, आप जानते हैं ना, मैं बदनाम माजी के साथ आती हूँ। मैंने कहा, नायला, इंसान का माजी उसकी गलती नहीं, उसके हालात का इम्तहान होता है। मैं तुम्हारे हाल और मुस्तकबिल से रिश्ता मांगता हूँ। वो बोली, अगर मैं हाँ कह दूं तो आपको समाज के ताने बर्दाश्त करने होंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तानों से ज्यादा तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ।
ये कहकर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। वो सर झुकाए बैठी रही, फिर अचानक आंखों से आंसू बहने लगे। क्या तुम हाँ कह रही हो? उसने रोते हुए सर हिला दिया। मैंने सच के लिए लड़ाई लड़ी, मगर कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे साथ जिंदगी भी बांटना चाहेगा। अगले दिन मैंने माहिरा से बात की। वो चुपचाप सुनती रही। बेटा, तुम जानते हो लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा, अम्मी, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं, लेकिन अगर मैं आज पीछे हट गया तो नायला का हौसला टूट जाएगा। माहिरा ने गहरी सांस ली। मैं मुखालफत नहीं करूंगी, मगर दुआ करूंगी कि तुम्हारा फैसला तुम्हें कभी दुख ना दे। हमने फैसला किया कि शादी खुफिया नहीं बल्कि इज्जत से होगी। नायला ने कहा, मैं किसी सायादार निकाह की हकदार नहीं। मैं चाहती हूं कि लोग देखें कि एक वनी लड़की भी इज्जत से जिंदगी गुजार सकती है। मैंने कहा, ऐसा ही होगा। निदा की खुशी सबसे ज्यादा थी। वो बार बार कहती, अब तो आप दोनों के लिए नया सफर शुरू होने वाला है। नायला कभी कभी झिझक जाती, मगर निदा उसे हौसला देती। आप मेरी बहन हैं, अब कोई आपसे नजरें नहीं मिला सकेगा, सिर्फ एहतराम करेगा। शादी का दिन आया। हमने छोटे से हॉल का इंतखाब किया। चंद करीबी दोस्त, आसिम, निदा और माहिरा शामिल थी। निकाह खां ने जैसे ही दुआ के अल्फाज कहे, नायला ने सर झुका लिया। मैंने दिल ही दिल में कहा, यह वो लम्हा है जिसके लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी। निकाह के बाद माहिरा ने नायला के सर पर हाथ रखा। बेटी, अब तुम मेरी बेटी हो। नायला ने पहली बार उन्हें मां कहकर पुकारा। मैंने देखा वो चेहरा जो कभी खौफ का निशान था, आज वकार की अलामत बन चुका था। शादी के बाद हमने अपने कारोबार को मजीद मुनज़्ज़म किया। नायला ने औरतों के लिए नई वर्कशॉप शुरू की। उसने कहा, मैं चाहती हूं कि कोई औरत मजबूर होकर जुल्म न सहे, कमाए और सर उठाकर जिए। मैंने कहा, यह तुम्हारा ख्वाब नहीं, हमारा मकसद है। वक्त गुजरता गया। एक दिन जब मैं दफ्तर से वापस आया तो देखा नायला किताबों में घिरी बैठी है। मैंने पूछा, क्या कर रही हो? वो बोली, तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ, पहले की जिंदगी में मौका नहीं मिला। मैंने कहा, मैं तुम्हारा दाखिला करवाता हूँ, चाहे यूनिवर्सिटी में उम्र ज्यादा वालों की क्लास ही क्यों ना हो। वो मुस्कुराई। अब तो हर सबक सीखने की उम्र है। हमने छोटा सा लाइब्रेरी का कोना बनाया जहां नायला खवातीन को पढ़ने के लिए इकट्ठा करती। एक दिन एक खातून ने कहा, नायला बाजी, आप जैसी औरत हमें हिम्मत देती है। नायला ने जवाब दिया, हिम्मत सब में होती है, बस किसी को दिखानी पड़ती है। उन दिनों माहिरा भी बदल चुकी थी। वो अक्सर हमारे पास आती, नायला के साथ बैठकर खाना बनवाती। एक दिन बोली, मैंने हमेशा तुम्हें कमजोर समझा था, मगर तुम तो हमारे घर की ताकत बन गई हो। नायला ने कहा, ताकत मोहब्बत से आती है बीबी माहिरा, और आपने आखिरकार वो दे दी। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा जहां नायला को साल की बाहिम्मत खातून के एजाज से नवाजा गया। मैंने उस वक्त स्टेज पर जाकर कहा, यह एजाज सिर्फ नायला के लिए नहीं, हर उस औरत के लिए है जिसने जुल्म सहकर भी जिंदगी जीना नहीं छोड़ा। हॉल तालियों से गूंज उठा। नायला ने सर झुका लिया, मगर उसकी आंखों में फख्र था। उसी रात हम छत पर बैठे थे। मैंने कहा, याद है जब तुमने पहली बार कहा था कि तुम्हारे पास कुछ नहीं? आज देखो तुमने सब कुछ बना लिया। वो बोली, सब कुछ नहीं, अभी भी सुकून का सफर जारी है, अगर अब मुझे यकीन है कि मंजिल अपनी होगी। मैंने कहा, फिर वादा करो हम साथ रहेंगे, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए। उसने मेरा हाथ थाम लिया। ये वादा नहीं, मेरा ईमान है। हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे। अब घर की फिजा में सुकून और खुशबू थी। नायला सुबह सूरज के साथ उठती, निदा के लिए नाश्ता बनाती और दफ्तर जाने से पहले लाइब्रेरी की देखभाल करती। मैं अक्सर कहता, यह घर तुम्हारी हंसी से जिंदा है। वो मुस्कुराते हुए जवाब देती, और तुम्हारी हिम्मत से कायम। हमने वही वादा निभाया कि कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। नायला अब खुद हर फैसले में शामिल होती, चाहे माली हो या समाजी। एक दिन उसने कहा, रेहान, मैं चाहती हूं कि हम गरीब बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप फंड शुरू करें। मैंने कहा, हम कल से ही शुरुआत करते हैं। इसी ख्याल से हमने नया सफर ट्रस्ट कायम किया। नायला ने खुद स्कूलों का दौरा किया, बच्चियों के वालिदैन से मिली। एक दिन वापस आकर बोली, वो भी नायला बनना चाहती है। मैंने कहा, फिर हमें और नायला बनानी होगी। निदा ने तालीम मुकम्मल की और एक स्कूल में पढ़ाने लगी। जब पहली तनख्वाह मिली तो वो दौड़ती हुई आई, भाई ये आप दोनों के लिए है। मैंने कहा, ये तुम्हारी कमाई है निदा, अब तुम खुद किसी का सहारा बनो। माहिरा बदल चुकी थी। एक दिन उन्होंने सबके सामने कहा, मैं अपनी बहू पर फख्र करती हूँ। ये जुमला सुनकर नायला की आंखें नम हो गई। रात को उसने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये औरत जो मेरी दुश्मन थी एक दिन मेरा मान बनेगी। मैंने कहा, वक्त सब बदल देता है अगर दिल बदलने की हिम्मत हो। असल मुजरिमों को सजा हो चुकी थी
और उनकी केस की खबरें अखबारों में छप चुकी थी। हवेली का नाम अब दोबारा इज्जत से जुड़ा हुआ था। हमने फैसला किया कि माजी की जगह अब फलाह होगी। हमने पुराने गोदाम को वर्कशॉप में बदल दिया। नायला खुद वहां जाती, मजदूरों को नए मौके देती। एक दिन मैंने देखा वो औरतों को समझा रही थी, तुम्हारा हक तुम्हारा हाथ है, किसी पर भरोसा मत करो, खुद कमाओ। मेरी जिंदगी में सुकून का मतलब अब यही था कि हर दिन कुछ बेहतर किया जाए। हमने माहाना प्रोग्राम शुरू किए जिनमें खवातीन के मसले पर बात होती। नायला अब लोगों के लिए उम्मीद का इस्तारा बन चुकी थी। मैंने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने नायला से सिर्फ मोहब्बत नहीं, इंसानियत सीखी है। शादी की तीसरी सालगिरह पर हमने हवेली में तकरीब रखी। वही जगह जो कभी जख्मों का निशान थी अब मुस्कुराहटों से भर गई। नायला ने वहां सबके सामने कहा, मैंने इस हवेली में कैद काटने के बाद आजादी पाई, मगर आज यहीं से दूसरों को आजाद देखना चाहती हूँ। सबने तालियां बजाई। माहिरा ने आंखों से इशारा किया, तुमने हमें फख्र दिया। निदा अब खुश थी। उसने कहा, अब हमारा घर मुकम्मल है। मैंने नायला की तरफ देखा, क्या तुम्हें लगता है कि हमने सब हासिल कर लिया? वो बोली, सब नहीं, मगर इतना जरूर कि अब हम किसी का सहारा बन सके। रात को हम छत पर बैठे, चांदनी हवेली की दीवारों पर उतर रही थी। नायला बोली, कभी सोचा था कि मैं एक दिन यहां सुकून से बैठूंगी? मैंने कहा, मैंने सोचा था, मगर तुमने मुमकिन किया। हम दोनों ने हाथ पकड़े, आसमान की तरफ देखा। मैंने कहा, अगर कल कोई तूफान आया भी तो हम साथ होंगे। वो मुस्कुराई, और जब तक हम साथ हैं कोई अंधेरा ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। यूं हमारी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि नई राहों पर चल निकली। इंसाफ से शुरू हुई मोहब्बत अब फलाह की रोशनी बन चुकी थी, और मैंने जान लिया कि जिंदगी में सबसे खूबसूरत फैसला वो होता है जब इंसान दिल से सच पर यकीन कर ले। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।